अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। प्याज की करे वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई। सर्दी के मौसम में मधुमक्खियों और मधुबक्सों की देखरेख। किसान भाइयों, प्याज एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है। इसमें प्रोटीन और कुछ विटामिन अल्प मात्रा में रहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत से औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और अभी इसकी रोपाई का उपयुक्त समय है। तो आप प्याज की उन्नतशील किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाई राम राम। आज हम बात करेंगे प्याज की रुपाई की। किसान भाई, आपके प्याज की नर्सरी तैयार हो गई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये सबसे उपयुक्त समय है, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में प्याज की रुपाई की जानी चाहिए। तो आपकी मेरे हिसाब से नर्सरी तैयार हो गई होगी और प्रति हेक्टेयर 8 से 10 केजी बीज के हिसाब से आप लोगों ने उसकी नर्सरी तैयार की होगी। अब हमें रुपाई के पहले कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आइए बात करते हैं भूमि के चयन और तैयारी की। तो प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदा में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास और जीवांश युक्त उपजाऊ वलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मृदा में नहीं उगाना चाहिए। प्याज के सफल उत्पादन में भूमि की तैयारी का विशेष महत्व है। इसीलिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं जिससे खेत में नमी सुरक्षित रहे। जहां हम खेत में इसकी नर्सरी की रुपाई करनी है, वहां हमें उर्वरक प्रबंधन में विशेष ध्यान देना है। किसान भाई जानते हैं कि इसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, इसलिए खेत अच्छी प्रकार से फुरफुरा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। इसमें हमें 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें गोबर की खाद का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम इसमें या तो हम DAP का यूज़ करते हैं या SSP ज़्यादा यूज़फुल है प्याज में, क्योंकि उसमें हमें उसके साथ में सल्फर भी मिल जाता है। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि SSP
300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 250 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग किया जाना चाहिए। किसान भाई इस बात को जानते हैं कि एसएसपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश लगाने के पहले आधार खाद के रूप में डाल देना चाहिए। यूरिया हमें कम से कम 2 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। आधी यूरिया हमें रुपाई के समय लगा देनी चाहिए और आधी हम इसकी बाद में ड्रॉप ड्रेसिंग करते हैं। अगर इसमें हम 50 किलोग्राम कॉपर सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रुपाई के समय मिला देते हैं तो कंद ज़्यादा अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उनका रंग भी गाढ़ा भूरा होता है। किसान भाइयों, आप प्याज की उन्नत प्रजाति का उपयोग करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो रबी मौसम में लगाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं भीमा श्वेता, भीमा रेड, भीमा किरण, भीमा शक्ति, N53, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, एग्रीफाउंड डार्क रेड, लाइन 883, अर्का कल्याण इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके रबी प्याज की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले तो अब हम अगर रुपाई कर रहे हैं तो जैसे हमें कल करनी है रुपाई, तो आज शाम को हम उसकी सिंचाई कर दें जिससे नर्सरी की, जिससे उखाड़ने में उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो और जो नर्सरी है, जो पौध है, वो आसानी से बाहर निकल आए। जब आप नर्सरी या पौध को आप उखाड़ें तो आप देख लें कि उनमें बहुत गांठें नहीं बनी होनी चाहिए। साथ में अगर बड़ी हो गई हैं तो ऊपर से उनको काट देना चाहिए। ऊपर से काट देने पर उसके जो बल्ब हैं वो अच्छे बनते हैं। किसान भाइयों, प्याज का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल को रोगों के प्रकोप से बचाने की जरूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोपाई से पहले प्याज की पौध को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। उसमें प्याज की पौध को उपचारित कर लेना चाहिए जिससे प्याज की फसल को रोगों के प्रकोप से बचाया जा सके। पौध को डुबाकर थोड़ी देर आप रख कर और फिर इसकी रुपाई करते हैं तो आप 2 चीज़ों से मुक्त रहते हैं। आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक आप फफूंद से होने वाली बीमारियों से राहत रहती है। क्यारियाँ बनाकर और फिर हमें इसको अगर संभव हो सके तो इसकी लाइन बार रुपाई की जानी चाहिए। इसमें पौध रो टू रो जो डिस्टेंस होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर की रखी जाती है। किसान भाई, सूखे खेत में अगर खेत आपका अच्छा बना है तो सूखे खेत में भी रुपाई कर सकते हैं और लेकिन उसमें उसके तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन अधिकतर किसान सिंचाई करने के बाद ही रुपाई का काम करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि चूँकि उथली जड़ वाली फसल है तो इसको समय के हिसाब से, आपके खेत के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से जैसी उसकी जल मांग हो करीब करीब 8 से 10 रोज पर के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि चूँकि ये कंद वाली फसल है तो कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए। प्याज की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए कुल 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। प्याज के पौधे एक दूसरे के नजदीक लगाए जाते हैं, इसीलिए खरपतवार नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाना उचित होता है। इसीलिए पेंडिमिथालिन दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 3 दिन पश्चात छिड़काव करें। किसान भाई, जैसा मैंने आपको पहले बताया था पोषक तत्व प्रबंधन में कि आधा तो हम यूरिया देते हैं रुपाई के समय में और बची हुई जो बाकी आधी मात्रा है 20-25 दिन में जब उसमें नई पत्तियां आने लगें तो हमें उसको अप्लाई कर देना चाहिए। जो बची हुई यूरिया की आधी मात्रा है उसको देर नहीं करनी चाहिए। कई बार किसान भाई देर कर देते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा देर तक होती रहती है और उससे जो कंद प्राप्त होते हैं उनकी भंडारण क्षमता पर भी उसका असर पड़ता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
सीएम भूपेश बघेल से मिले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। कई मुद्दों पर की चर्चा, क्रिकेट को बढ़ावा देने पर हुई बातचीत। दुर्ग में पोते से मिलने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री। 3 दिन पहले सीएम के पोते का हुआ था जन्म। भिलाई के डीएम शाह अस्पताल में बहू ने दिया है बेटी को जन्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को कोरबा प्रवास पर रहेंगे। अमित शाह की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1500 जवान। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रही पुलिस। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। की पालन करके किसान अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी में भी मिठास खोल सकते हैं। ये एक बिजनेस है जिसे सही प्रबंधों को अपनाते हुए करें तो सालाना लाखों की आमदनी कमा सकते हैं। फिलहाल अभी मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने के लिए सही समय चल रहा है। तो जो किसान इसकी शुरुआत कर रहे हैं या पहले से इस बिजनेस में जुटे हुए हैं, वे इस मौसम में मधुमक्खियों की देखरेख कैसे करें, जानते हैं। मधुमक्खियों में जाड़े का प्रबंधन, इसके लिए मधुमक्खी पालक ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले तो मधुमक्खियों का अगर वंश वहाँ है और भोजन की प्राप्ति ना हो रही हो किसी कारण से, तो कृत्रिम भोजन देंगे। तो इसमें चीनी का ही प्रयोग करेंगे। 300 से 400 ग्राम उतना ही पानी में घोल बना के एक प्रति बक्से में देंगे। ये मात्रा रहेगा प्रति बक्से का एपिस मेलिफेरा के लिए, और इससे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। सर्दियों में मधुमक्खी की कॉलोनियां बड़ी तेजी से बढ़ती हैं, इसलिए फ्रेमों पर मामी सीट लगाना बहुत जरूरी होता है। ये मधुमक्खी के लिए बच्चे पैदा करने एवं शहद इकट्ठा करने का उपयुक्त समय होता है, क्योंकि इस समय सरसों, राई और अन्य रबी फसलों में फूल खिलते हैं। इस समय अच्छी संख्या वाले मधुमक्खी बक्सों का विभाजन करना चाहिए। बक्सों को ठंडी हवाओं से बचाकर खुली धूप वाले स्थान पर रखें। साथ ही बक्सों को सर्दी से बचाव के लिए सूखी घास या फटे पुराने कपड़ों की पैकिंग करके ढक दें। अच्छे प्रबंधन द्वारा इस समय 3 से 4 बार शहद निकाला जा सकता है। दूसरा ये देखना है, अगर मक्खी कम है, ऊपर में अगर सुपर लगा है तो डमी लगा के उसको पुआल से जगह को भर देंगे, जिससे क्या होगा कि मक्खी को जो ठंड का समस्या है उससे निजात मिलेगा। अगर मक्खियों में ठंड ज़्यादा लग जाएगी तो बहुत तरह का बीमारी भी होने लगता है, जिससे नुकसान होता है। बॉक्स रखने के लिए ऐसे क्षेत्रों का चयन करें जहां पर फूल वनस्पति भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो। बॉक्सों को सीधे जमीन पर नहीं रखें। मधु बॉक्सों को ऐसे खेतों के आसपास नहीं रखें जिनमें बहुत ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता हो। मधुमक्खियों को जीवित रहने और विकसित होने के लिए निरंतर ताजे और साफ पानी के सुगम स्रोत के आसपास रखें। 2 बात पे ध्यान रखेंगे, एक तो मक्खियों को ठंड नहीं लगे, दूसरा वंश अगर बहुत ही कमज़ोर है तो 2 वंश को एक कर दें, इससे बकछूट का भी समस्या समाधान हो जाएगा। दूसरा, साफ सफाई का ध्यान रखें और जो बक्से हैं वो खुले वातावरण में रखें, जहां सीधी बहुत अच्छी धूप आती हो वैसे जगह पे रखें। जहां धूप नहीं आती हो वैसे जगह से हटा के उसको धूप वाली जगह पे रखें। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में ये कीट लगता है उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। माइट की रोकथाम के लिए 85 mg फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रखें। इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है।
इसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता हो, वहाँ पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन ना करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खी के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखें। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधुमक्खियों के स्टैड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें, इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें, साथ ही छिपकली, मेंढक एवं चिड़ियों से बचाव करें। इसी क्रम में यह है कि मधुमक्खी का जो निकास जो द्वार है उसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। दूसरा, हवा के विपरीत दिशा में इसको रखेंगे, हवा की दिशा में नहीं रखेंगे। ये इन सब बातों का ध्यान रख के सर्दियों में मधुमक्खी पालक अपने मधुमक्खी वंश का देखभाल कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर शाम न्यूज़ 18 सीएम भूपेश बघेल से मिले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। कई मुद्दों पर की चर्चा, क्रिकेट को बढ़ावा देने पर हुई बातचीत। दुर्ग में पोते से मिलने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री। 3 दिन पहले सीएम के पोते का हुआ था जन्म। भिलाई के बीएम शाह अस्पताल में बहू ने दिया है बेटे को जन्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 25 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा विभिन्न दिशाओं से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सूरजमुखी की उन्नत प्रजातियों जैसे मॉडर्न, TNAU, SUF7, BSH1, KBSH1, DRSH1, ज्वालामुखी, सूर्या इत्यादि की बुआई करें। सामान्य प्रजाति के बीजों की बुआई 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं संकर प्रजातियों की 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से बुआई करें। देर से बोई गई गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 20 से 25 दिन और समय से बोई गई गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन की अवस्था पर करें। साथ ही साथ नाइट्रोजन की शेष मात्रा का छिड़काव करें। यदि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हों तो उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक खरपतवारनाशी का लगभग 600 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो वहां मक्के की फसल ली जा सकती है। मक्के के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लेवें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर के साथ बुआई करें। मक्का फसल की बुआई से पहले 1/3 भाग नाइट्रोजन और पोटास फास्फोरस की पूरी मात्रा उपयोग करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्के की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 3 दिन के अंदर एट्राजीन 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद करनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई
फूल आते समय बुआई की 70 से 75 दिन बाद करनी चाहिए। सरसों की फसल में निचली पत्तियों पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेटालक्जिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग की तीव्रता के अनुसार 10 से 12 दिन के अंतराल पर एक छिड़काव और किया जा सकता है। पिछले माह रोपण की गई सब्जियों में गुड़ाई कर नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करें। अधिक ठंड की अवस्था में भिंडी में पित्त सिरा रोग की समस्या आती है, अतः दैहिक कीटनाशी का छिड़काव करना आवश्यक है। मटर की फसल में चूड़ी फफूंदी रोग की निगरानी करते रहें। इस रोग में पत्तियों, फलों और तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल में सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं को भरपूर पानी पिलाएं, अत्यधिक ठंडा पानी न पीने दें। पशुओं को 25 से 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन चारे के साथ मिलाकर अवश्य खिलाएं। दुधारू पशुओं में पेट में गैस हो गया हो तो टिम्पोल या ब्लेटासिल दवा 100 मिलीलीटर गुनगुने पानी के साथ पिलाएं। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। नवजात बछड़ों, मेमनों आदि को ठंड से बचाने के लिए फर्श पर पैरा का गहरा बिछावन बिछाएं। पशु बाड़े एवं मुर्गियों के घर में यदि खिड़कियां न लगी हों तो ठंडी हवा से बचाव के लिए खिड़कियों पर बोरे लटकाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दौलतपुर, जिला इंदौर के कृषक उदित राय ने। ये किनोवा की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो उदित राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मैं आपको एक क्षमतावान फसलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। 4 क्रॉप में जिसमें हमारा रामदाना एक मुख्य है, दूसरा चिया है, तीसरा हमारे पास में आपका स्पेशली जो बाकला जिसको कहा जाता है बाकला है, और चौथा हमारा किनोवा है। तो किनोवा एक ऐसी क्रॉप है, हमारा न्यू क्रॉप है जो मार्केट में बहुत अवेलेबल भी है और इसका जो न्यूट्रिशन क्वालिटी पैरामीटर है बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर आपने क्रॉप जैसे राइस है, वीट है, और इसमें हाई क्वालिटी की प्रोटीन होती है। अदर्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे सबसे ज़्यादा इसमें हमारे पास में होता है। किनोवा को रबी सीजन की प्रमुख नकदी फसल कहते हैं। इसकी खेती अक्टूबर से लेकर मार्च तक की जाती है। किनोवा पत्तेदार सब्जी बथुआ की ही प्रजाति का सदस्य पौधा है। इसी के साथ यह एक पोषक अनाज भी है जिसे प्रोटीन की बेहतरीन स्रोत भी कहते हैं। इसमें शरीर में वसा कम करने, कोलेस्ट्रॉल घटाने और वजन कम करने के प्रभावी गुण हैं। इसके गुणों को रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से इसे पोषक अनाज की श्रेणी में शामिल किया है। एक हमारा एरिया काफ़ी खाली रहता है, उसमें ये क्रॉप आसानी से लगाई जाती है। इसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है, किसी तरह का भी हमारे पास में इसको एक्स्ट्रा इनपुट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और हम इसको एक्चुअली नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं, जीरो बजटिंग फार्मिंग कह सकते हैं। और स्पेशली किनोवा जो हमारे पास में इसी तरह से हमारे किनोवा में स्पेशली मेरे फार्मर से एक सलाह है कि ये जो अभी रबी की जो हमारे पास सोइंग होने जा रही है इसमें हम किनोवा लगाया जा सकता है। और जो किनोवा है अभी भी मार्केट में इसका स्पेशली 90 रुपए केजी तक इसका मार्केट अवेलेबल है। दरअसल किनोवा का वानस्पतिक नाम चिनोपोडियम किनोवा है, जो शुरुआत में तो हरे रंग का पौधा होता है लेकिन बाद में ये गुलाबी रंग में बदल जाता है। वैसे तो इसकी खेती साल में कई बार की जाती है, लेकिन सर्दियों में किसान इसकी खेती करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की रेतीली या दोमट मिट्टी ही उपयुक्त रहती है। किनोवा के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जैविक विधि से इसकी खेती करना फायदेमंद रहता है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें कि किस तरह की हमें जुताई करनी है, 2 से 3 बार एक बार जुताई करने के बाद में इसका सीड जो छोटा होता है तो आप मिट्टी में थोड़ा मिला के और थोड़ा थोड़ा इस पंक्ति के हिसाब से 30 सेंटीमीटर दूरी रखें और 2 से 3 किलो सीड इसके लिए प्रयुक्त है पर हेक्टर के हिसाब से। किनोवा की वेराइटी हिम शक्ति जो बहुत हाई प्रोडक्टिव है, हाई मिनरल्स है उसमें और अच्छी पैदावार देती है और कम पानी में किसी तरह का हमारे पास इसमें कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं और किस तरह का हमारा इसमें इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। और ये वैरायटी आप इजीली हमारे पास बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको अवेलेबल है। इसमें ज़्यादा हमें सीड की ज़रूरत भी नहीं होती, आप इसमें 2.5 से 3 किलो सीड पर हेक्टर के हिसाब से इसको सीड ले सकते हो।
किनोवा का बीज काफी छोटा होता है, इसीलिए प्रति बीघा में 400 से 600 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीजों का उपचार जरूरी करना होता है। इसके लिए 5 ग्राम एप्रॉन 35 SD नामक दवा से प्रति किलोग्राम बीजों का उपचार करें। इसकी बुवाई कतारों में या सीधे खेत में छिड़काव करके भी कर सकते हैं। इसका बीज खेत की मिट्टी में 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर लगाएं। जिस समय किनोवा के पौधे 5 से 6 इंच के हो जाएं, तब पौधे से पौधे की बीज की दूरी 10 से 14 इंच तक कर सकते हैं। इसी समय खेत से अतिरिक्त पौधा को हटा दें। किनोवा के बीजों को कतारों में बोएं और बुवाई के बाद एकदम हल्की सिंचाई का काम भी कर दें। किनोवा की खेती के लिए अधिक पानी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 2 से 3 सिंचाई में ही इसे उगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें पहली सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद की जाती है। दूसरी सिंचाई फसल की उम्र 30 दिन होने के बाद निराई गुड़ाई के बाद की जाती है। तीसरी सिंचाई 70 दिन बाद करना फायदेमंद रहता है, जिससे फसलों को अतिरिक्त पोषण भी मिल जाता है। किनोवा की फसल में खरपतवारों की काफी संभावना रहती है, इसीलिए बुआई के 30 से 50 दिन बाद निराई गुड़ाई का काम करना चाहिए। किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि इस क्रॉप को जरूर लगाएं और खुद खाएं भी, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स होते हैं, इसमें हाई आयरन होता है और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन भी और सीरियल्स के हिसाब से सबसे हाई होता है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।